हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी IQ PCS चैनल पे। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज का जो चैप्टर 2 था, जहां पे हम ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में विस्तार पढ़ रहे थे। पहले जो इसका लेक्चर था उसमें हमने देखा कि कैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध नींव रखी इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की। आज हम देखेंगे कैसे मैसूर, सिंध और आपके जो सिख साम्राज्य थे, इन्होंने बकायदा चुनौती दी ब्रिटिशर्स को, लेकिन किन कूटनीतियों के वजह से ब्रिटिशर्स आगे गए, मजबूत हुए, उनको हम देखें। तो यहां पे आने से पहले मैं फिर से बता दूं कि ईयर इन सेल स्टडी IQ में चल रही है। अगर आप किसी भी स्टेट में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बात तो अगर वो उत्तर प्रदेश की जाए, कलर चेंज कर लेता हूं, बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उड़ीसा की, पंजाब की, असम की, मध्य प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, हरियाणा की, किसी भी स्टेट में अगर आप PCS का कोर्स लेना चाहते हैं तो इससे बड़ी सेल आपको नहीं मिलेगी। आप विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका प्राइस है 17,999, ये मात्र 12,999 में ये कोर्स आपको मिलेगा। 5 जून से बैच शुरू हो रहा है। सेल 28 तारीख यानी कि 28 दिसंबर से शुरू है। 2 जनवरी तक ये सेल चलेगी, तो देर नहीं करना है। मैं बार बार उसको कहता हूं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चूकना नहीं है, लक्ष्य देखना है, साधना है अर्जुन की तरह पे, वैसे ही जैसे उन्होंने पहले चिड़िया की आंख और बाद में मछली की आंख पे निशाना साधा था। ठीक है, तो 2 जनवरी यानी 2024 तक ये सेल चल रही है, जो बिगेस्ट सेल चल रही है स्टडी IQ पे। देर नहीं करना है, जुटना है सेल पे। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं। इसके अलावा NCERT सरलीकृत सीरीज की किताबें हमारे पास सभी सब्जेक्ट की हैं। उनका कॉम्बो पैक है। अगर आप विकास लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे दामों पे आपको पूरी समराइज्ड NCERT की बुक्स मिल जाएंगी। तो उसके लिए भी डिले नहीं करना है, देर नहीं करना है, ये समय है। आइए studyIQ.com पे स्टेट सेक्शन में क्या कहते हैं, जो PCS के जो कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो आप वो ले सकते हैं। आप यूपी कांस्टेबल से की अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहां पे विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं और अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम का ये सीरीज इसलिए देखने आए हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं कि आपको करना क्या है। वापस से जिस भी कोर्स में, UPSC के कोर्स में आप चाहें, वहां पे जाके आप ले सकते हैं NCERT की बुक या हमारी पब्लिकेशन की कोई भी किताब लेना चाहें, यू कैन यूज द कोड विकास लाइव। ठीक है, तो बात हो गई ईयर एंड सेल की, जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जरूरी था आपको बताना, छात्र पूछते रहते हैं। आ जाते हैं हम स्पेक्ट्रम के अपने वीडियो पे। तो बात की जाए, हमने बात की थी कि कैसे भारत में ब्रिटिशर्स अपनी नींव मजबूत कर रहे थे। अब हम बात करने जाएंगे, अब हम बात करेंगे किस चीज की, कि मैसूर की बात इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे युद्ध थे जिनकी बात हम अक्सर करते हैं। जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अक्सर रहती हैं। जैसे कि हमने जब हमने बात की कर्नाटक युद्धों की, इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने बात की कर्नाटक युद्धों की। ठीक है, हमने बात की किसकी? हमने बात की प्लासी की, हमने बात की कर्नाटक युद्धों की, प्लासी की, हमने बात की बक्सर के युद्ध की। इसके अलावा देखा जाए तो आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध अक्सर चर्चा में रहते हैं, और इन्होंने अंग्रेजों को भारत में और ज्यादा मजबूत किया। ठीक है, तो आंग्ल मतलब एंग्लो क्या कहते हैं, मैसूर वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, भारत में ब्रिटिशर्स को मजबूत किया। बात किया जाए इसके बाद की, तो मैसूर की बात क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप भारत का मैप देखेंगे, अभी आगे आएगा भी, तो जो मोर वाले से अगर देखा जाए,
तो ये जो कोलकाता वाला पोर्शन था यहाँ पे वो थे ही, ठीक है। ये जो इधर वाला क्या कहते हैं तमिलनाडु में यहाँ का जो मद्रास का एरिया था वहाँ तो थे ही, मुंबई में भी वो थे। ये एरिया जो थे, ये जो मैसूर का यहाँ वाला एरिया था, मैसूर राज्य का, यहाँ पे वो अपने कब्जे को देखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि पहले पूरा साउथ इंडिया हड़प लें, बाकी तो बंगाल वंगाल पैरेलली चल ही रहा था सब कुछ। लेकिन इस दौरान वहाँ पे एक व्यक्ति सामने आता है, नाम था हैदर अली, सामान्य सा सेना का सिपाही था। वो वहाँ पे कैसे नींव डालता है नए साम्राज्य की, और कैसे वो 4 आंग्लो मैसूर युद्ध होते हैं, कैसे वहां पे निजाम मराठा एक बार साथ आते हैं हैदर अली के या हैदराबाद के या मैसूर के, और फिर अगेंस्ट चले जाते हैं। देखेंगे, हम देखेंगे जब आगे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे आंग्ल अफगान युद्ध जो होते हैं वो भारत में जो सिंध साम्राज्य है उसकी दस्तूर को लिखते हैं। हम देखेंगे कैसे आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, रणजीत सिंह से लेकर दिलीप सिंह तक सबका इतिहास देखेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो वडियार राजवंश द्वारा मैसूर को विजयनगर साम्राज्य के एक वायसराय के पद से स्वायत्त राज्य में बदल दिया गया था। तो इसको विजयनगर साम्राज्य के वायसराय के पद से, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध जो 1565 के बाद विजयनगर के महान साम्राज्य को एक झटका लगा था, इसके अवशेषों को कई छोटे राज्यों पर है, ठीक है। 1612 में वोडियारों के अधीन मैसूर क्षेत्र में एक हिंदू राज्य का उदय हुआ। मैसूर में एक हिंदू राज्य का उदय हुआ। हैदर अली को वोडियार की सेना में एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था। यहां पे इनको एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कितने बड़े भविष्य की नींव रखने वाले हैं, ठीक है। वह अपने महान प्रशासनिक कौशल और सैन्य रणनीति से साथ मैसूर का वास्तविक शासन बना। लेकिन फिर वही बात आती है कि अंग्रेजों के लिए मैसूर क्यों महत्वपूर्ण था। तो क्यों था? अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मैसूर ने मालाबार तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित किया, जहां से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने काली मिर्च और इलायची खरीदी थी। अल्टीमेटली व्यापार करना था। और ये जो मैसूर बनता है बाद में ना यार, ये देखो, जब हम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, अंग्रेज फ्रांस की बात करते हैं, ब्रिटिश फ्रांसीसी लड़ाई की वर्चस्व की बात करते हैं, तो ये जो मैसूर राज्य बन के सामने आएगा, मोर और लेस ये ज्यादा सपोर्ट करेगा किसका? फ्रांस का। देखने में आएगा, हम लोग देखते हैं इसको आगे, ठीक है। तो बात की जाए इसकी कि अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था, राजा वहां का बन जाता है कौन? हैदर अली बन जाता है मैसूर का। ये आप देख सकते हैं, ये एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। यहां पे वो चाहते थे कब्जा मिल जाए, यहां पे कब्जा था ही, यहां पे कब्जा था ही, यहां पे कब्जा था ही, इन 3 जगहों पे कब्जा था। यहां कब्जा मिल जाता तो ये पूरा एरिया इन्होंने नाप दिया था। यहां पे वाकई प्लासी बक्सर के थोड़ा घुसी गए थे यहां पे, तो चीजें उनके लिए क्लियर थी। लेकिन मैसूर किंगडम, जो मैसूर साम्राज्य था, वो आड़े आ रहा था। देख लेते हैं हैदर अली 1761 से 1782। 1782 में 1761 से 1782 इसका समय नहीं है, 1761 से 1782 इसका एक्टिविटी पीरियड की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान मैसूर के नेतृत्व में, मतलब किसके नेतृत्व में? हैदर अली के नेतृत्व में एक दुर्जय शक्ति, एक बहुत मजबूत, चूंकि हैदर अली के जो बेसिक्स थे युद्ध को लेकर, आप बाद में उनके जो पुत्र है टीपू सुल्तान, उनमें भी देखेंगे कि जो युद्ध के बेसिक्स थे वो बहुत ज्यादा मजबूत थे। हैदर अली को पता था कि चीजें कैसे मजबूत करनी है, सशक्त करनी है, एकत्र करना है, किन बारीकियों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हैदर अली जानता था, क्योंकि खुद वो सैनिक था, दिमाग अच्छा था उसका। हैदर अली ने डिंडीगुल, अब तमिलनाडु में, एक शस्त्रागार स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों की सहायता ली। फ्रांसीसियों को भी पता था कि यार अंग्रेज हर जगह अपने क्या कहते हैं एक गुप्तचर को या अपने लोगों को स्थापित करते थे, क्यों ना इस साम्राज्य पे हम बैठ लेते हैं। तो बिल्कुल फ्रांसीसी उनके सपोर्ट में आते हैं और एक शस्त्रागार स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों की सहायता ली और अपनी सेना के लिए प्रशिक्षण के लिए पश्चिमी तरीके की शुरुआत की। देखो यार, जो फ्रेंच, जब हम बात करते हैं, जब बाद में नेपोलियन की बात करते हैं, तो हमको पता था कि फ्रांसीसी सैनिक रूप से बहुत मजबूत थे, अंग्रेज तकनीकी रूप से ज्यादा आगे गए थे। तो आपको यहाँ पे नेपोलियन का भी जिक्र मिलेगा, फ्रांसीसी सेना का जिक्र मिलेगा, जैकोबिन क्लब का जिक्र मिलेगा, सब जुड़े हैं किससे? फ्रांस से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं, मतलब आर्मरी की, जहां पे वो अपने अस्त्र शस्त्र रखना चाहते थे, उसका स्थापना करते हैं और उनसे टेक्निक सीखते हैं, पश्चिमी टेक्निक सीखते हैं। अपने श्रेष्ठ सैन्य कौशल के साथ उन्होंने 1763 में डोट, बल्लापुर, सेरा, बेदनूर और हसकोटे पर कब्जा कर लिया और दक्षिण भारत के विद्रोही पॉलीगरों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया। ये वही पॉलीगर है जिनके विद्रोह को अक्सर हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, बिल्कुल ये वही पॉलीगर है, ठीक है। 1760 के दशक में मराठों ने मैसूर पर हमला किया और हैदर को कई बार हराया, लेकिन उसने 1774 से 1776 में सभी खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। मतलब मराठे बहुत मजबूत थे। बाद में ये बात हैदर को रियलाइज भी होती है।
वो निजाम और मराठों के साथ जुड़ते भी हैं, पर बीच में आ जाते हैं अंग्रेज। पहले वो जुड़ते हैं हैदर अली के साथ में, निजामों को अलग करते हैं, निजाम को अलग करते हैं हैदराबाद के, मराठों को अलग करते हैं और फिर हैदर अली को दबा देते हैं। ठीक, देखते हैं तो होता क्या है। होता क्या है कि वर्ष 1767 से 69, 80, 84, 90, 92 और 1790 के दौरान चार हुए। चार क्या हुए? एंग्लो मैसूर वॉर हुए, युद्ध हुए। ठीक है, और इस दौरान क्या हुआ कि प्रथम एंग्लो मैसूर जो 1767 से लेकर 1769 का जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, यहां पे क्या देखते हैं, अंग्रेजों ने महसूस किया कि दक्षिण भारत में उनके राजनीतिक और व्यावसायिक हितों को खतरा था। क्योंकि वहां पे मैं आपको बताया ना, जब आगे अभी आएगा, रिंग फेंस की बात आएगी, तमाम चीजों की बात आएगी, तो वो चाहते थे कि कोई भी बाहर से आके हम पे हमला ना कर दे। और मैसूर का मैंने एरिया दिखा दिया, उनको किसी और का सपोर्ट कभी भी मिल जाता, वो आपको अंग्रेजों को वहां पे क्या कर सकते थे, रगड़ सकते थे, वो बहुत परेशान कर सकते थे। ये बात अंग्रेजों को पता थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने महसूस किया कि दक्षिण भारत में उनके राजनीतिक और व्यावसायिक हितों को खतरा था, क्योंकि मैसूर की फ्रांसीसियों के साथ निकटता और मालाबार तट के समृद्ध व्यापार पर हैदर अली और टीपू का नियंत्रण था। टीपू मतलब उनके पुत्र। फ्रांसीसियों से तो वर्चस्व की जंग चली रही थी, कर्नाटक युद्ध इसके प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि फ्रांसीसियों ने चेन्नई, जो तब का मद्रास था, उसको दे दिया एक्सला चैपल की संधि में, इसका मतलब वो छोड़ चुके थे भारत को। नहीं नहीं, पौंडीचेरी उनके कब्जे में था। वो मैसूर के साथ मिलके साउथ में एक प्रॉपर एलाई बनना चाहते थे, अंग्रेजों को नेस्तनाबूद करना चाहते थे। खैर, अंग्रेजों ने 1766 में मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर के खिलाफ, अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के मिलकर मैसूर के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। हालांकि कूटनीति के साथ हैदर अली ने मराठों निजाम को अपने पक्ष करने में सफल रहा। बोला कि भाई देखो, हम तुम इसी देश के, निजाम इसी देश के, मराठे इसी देश के, हम इसी देश के, ये बाहरी हैं, इनको बाहर करना है पहले। तो कूटनीति की और इनको मिला लिया। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो आप पीछे देख सकते हैं 1767 में, बहुत बुरी हार मिली। किसको? अंग्रेजों को हार मिली, क्योंकि कूटनीति से निजाम और मराठों के स्टेप में मिला लिया था। अंग्रेजों को यह बात पता नहीं थी। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को धर दबोचा और मद्रास की अपमानजनक संधि अंग्रेजों को वहां पे साइन करनी पड़ी। ठीक है, विवश होना पड़ा। इस संधि में कैदियों की तथा विजित क्षेत्रों के आदान प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया। अंग्रेजों ने हैदर अली को किसी अन्य शक्ति द्वारा हमला किए जाने पर उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। कहा कि चलो, कोई और आप पे हमला करेगा तो वील बी देयर फॉर यू। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? बाकी चीज तो ले लिया ना, क्षेत्र ले लिया, कैदी ले लिए। और अंग्रेजों के लिए भाई बहुत ईगोइस्टिक थे, इस तरह की हार को बर्दाश्त करना चाहते नहीं थे। अभी देखिए आयरकूट आएंगे। ठीक है, खैर, युद्ध फिर अगला द्वितीय एंग्लो मैसूर 1780-84 के दौरान हुआ। अंग्रेजों का मद्रास की संधि का पालन ना करो। उन्होंने कहा नहीं करेंगे पालन, हमको नहीं करना है आपकी गुलामी। हम क्या चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हम रहें, और आप पूरे देश को, हमने कितने सारे लोगों को अपना गुलाम बना रखा है, एक संधि की वजह से मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूं। अंग्रेजों ने कहा नहीं करेंगे, यह युद्ध होता है। ठीक है, सैन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए हैदर अली का फ्रांसीसी के प्रति झुकाव। हैदर अली जो था वो फ्रेंच जो लोग थे उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, फ्रेंच आर्मी से कनेक्टेड था। अंग्रेजों को लगता था कि यार ये फ्रांसीसी यहां पे मजबूत हो रहे हैं, उनको वो जो जुड़ाव था वो पसंद नहीं था। हैदर अली को कहा था कि यार इनको काटना है तो इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो मजबूत यूरोपीय प्रतिद्वंदी हैं, उनके साथ थोड़ा सा हमको जुड़ना पड़ेगा, मित्रवत जुड़ना पड़ेगा। जुड़ते हैं वहां पे। माहे पर अंग्रेजों का कब्जा। अब माहे की बात करते हैं तो ये वही एरिया है जो पौंडीचेरी में आता है। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का रास्ता। तो फ्रांसीसी कहे भाई इसने हमारे एरिया में कब्जा किया है, हम तुम्हारे साथ हैं, युद्ध करो। हैदर अली तुम्हारे साथ हम हैं, तुम्हारी सैर सेना है, हमारी तकनीक है, युद्ध करो। खैर, मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ हैदर अली का महागठबंधन। हैदर अली का महागठबंधन था ही। एक बुरी हार देख चुके थे अंग्रेज, तो हैदर अली ने कहा कि नहीं हार मानेंगे भाई, एक बार हरा चुके हैं, इनको दोबारा हराया जाएगा। आपकी तो फ्रांसीसी भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, चूंकि उनके माहे पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद की बात की जाए तो अंग्रेजों ने अब यहां पे सर आयरकूट आ गए हैं के नेतृत्व में हैदर की तरफ से मराठों और निजामों दोनों को अलग कर दिया। इन्होंने अपनी कूटनीति पे दूसरी, मतलब क्या कहते हैं, नहले पे क्या चला, अपना दहला चला। अंग्रेजों निजामों को अलग कर दिया, तो आधी तो कमर वहीं टूट गई। किसकी? हैदर अली की, मैसूर की। ठीक है, दिसंबर 1782 में हैदर अली की 60 वर्ष की आयु में कैंसर से मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो टीपू सुल्तान जो है, जिसका पुत्र होता है, वो युद्ध जारी रखता है, लेकिन बिना किसी निर्णायक परिणाम के। ठीक है,
इस प्रकार दोनों पक्षों ने शांति संधि के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए विकल्प चुना। टीपू सुल्तान ने कहा कि भाई देखो, अभी हमारा पिता मरा है, बहुत सारी चीजों के बारे में उसको ज्यादा पता है, अभी ही भी निजाम और मराठे भी हमसे अलग हो गए हैं, फ्रेंच भी हो सकता है उतना सपोर्ट ना कर पाए, तो लेट्स कॉल इट अ डे। संधि वहां पे रोक दी जाती है। हालांकि टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक, मतलब अपने पिता के मरने के बाद 1 वर्ष तक युद्ध को चलाया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई फ्रूटफुल उसका अंजाम नहीं निकला, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, दोनों पक्षों ने शांति संधि के साथ युद्ध को समाप्त करने का विकल्प चुना। मैंगलोर की संधि हुई 1784 में। ठीक है, इसमें द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। इस संधि के माध्यम से कैदियों की मुक्त तथा विजित क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए प्रावधान किया गया था। वही सेम चीज जो इसके पहले हुई थी, जो अंग्रेजों को भाई नहीं थी, बिल्कुल वैसी ही संधि हुई। लेकिन यहां पे अंग्रेजों को पता था कि अभी हम अपर हैंड है। वहां पे हैदर अली या मैसूर का अपर हैंड था फर्स्ट में, सेकंड में अंग्रेज अपर हैंड पे थे। ठीक है, बात की जाए तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के कारण क्या थे? टीपू की कार्रवाई। नंबर 1, भारत से अंग्रेजों को समाप्त करना चाहता था। उसने कहा था कि जिसने मेरे पिता की हत्या की है, समूल नाश कर दूंगा। दूसरी बात, अपने पिता के साथ विश्वासघात कर निजाम और मराठों से बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि हम इन लोगों को तो बहुत आराम से हरा देंगे, हमको फ्रांसीसी सपोर्ट करेंगे ही। बात 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के बंदरगाहों के माध्यम से चंदन, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उसने कहा, लोकल व्यापारियों से कहा कि नहीं बेचना है अंग्रेजों को। अंग्रेज वही व्यापार करना चाहते थे, वो कर ही रहे थे, इसीलिए उन्होंने भारत में राज्य अपना वहां पे विजिट किया था। उन्होंने कहा कि व्यापार नहीं होने देगा। दूसरा, हमने पापा के जो विश्वासघात किया निजामों ने और मराठों ने, उसका बदला लेंगे। तीसरा, जो यहाँ पे लिखा था, अंग्रेजों को समाप्त करना चाहता था। और भी है, कई आंतरिक सुधार किए जिससे ब्रिटिश निजाम और मराठों को खतरा था। फ्रांस और तुर्की की मदद लेने का प्रयास किया। फ्रांस का मदद लिया और तुर्की का मदद लिया। तुर्की से अरबों की बात होनी थी, मतलब अरब जो थे उनकी वो हेल्प ले रहा था और टर्क्स की हेल्प ले रहा था, और फ्रांस से फ्रांसीसियों की हेल्प ले रहा था। दोनों की सेनाओं को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन और अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से त्रावणकोर के राजा जो अंग्रेजी के सहयोगी था, की कीमत पर अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। मतलब जो उनके पड़ोसी थे, त्रावणकोर के राजा थे, इग्नोर मार के उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उसको मतलब ही नहीं था कि त्रावणकोर के राजा क्या सोचते हैं, मतलब त्रावणकोर की ऑटोनॉमी को बाईपास करके वो अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहा था। कौन? टीपू सुल्तान। बात की जाए उसके आगे की, तो टीपू ने त्रावणकोर के राजा के बीच कोचीन राज्य में जलकोट्टल और कन्नौर जिसको आप कन्नूर कहते हैं, के क्षेत्रों पर विवाद था। यह भी था तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के कारण। टीपू के खिलाफ निजाम और मराठों और के साथ अंग्रेजों के त्रिपक्षीय गठबंधन 1789 की हुआ होती है। ये इसके दौरान की पहले की बात है। टीपू के खिलाफ चूंकि निजाम और मराठा अलग हो चुके थे, मैसूर से अलग हो चुके थे, अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। अंग्रेजों ने कहा कि निजाम और मराठा लेट्स मीट अप और एक हम लोग ट्राइपार्टाइट अलायंस करते हैं और मैसूर को धीमे धीमे हटा देते हैं। तो वो भी था। ये सब कारण थे किसके? तृतीय जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध था उसका। युद्ध के परिणाम क्या होते हैं? अंग्रेजों, निजाम और मराठों का गठबंधन जीत गया और टीपू ने उनके साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की और टीपू को अपना आधा राज्य छोड़ना पड़ा। इसके अलावा बारामल, डिंडुगुल और मालाबार अंग्रेजों को मिला। मराठों को तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र मिले। मतलब ये चीज अंग्रेजों को मिला। ठीक है, जो अंग्रेज चाहते थे। मालाबार की बात शुरुआत में की थी, अंग्रेज चाहते थे। निजाम ने कृष्णा से लेकर पेन्नार तक के क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। मतलब जो हैदराबाद का निजाम था उसने कृष्णा नदी से लेकर पेन्नार नदी तक के क्षेत्रों को लिया, और मराठों ने किसको लिया? तुंगभद्रा उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों को मराठों ने अपने में लिया। बात उसके बाद की जाए तो टीपू को 3 करोड़ रुपए के युद्ध को मतलब हर जाने के रूप में देना पड़ा। 3 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा थे उस समय। आज के समय कोई 3-4 हजार करोड़ रुपए के आसपास के। टीपू के 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाए रखा गया और दोनों पक्ष युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमत तो हो गए, लेकिन टीपू के जो पुत्र थे वो अंग्रेजों के पास बंधक थे। बात की जाए उसके बाद की तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध था 1799, ये वही युद्ध है जहां पे टीपू की मृत्यु हो जाती है। लेकिन टीपू सुल्तान जो था वो श्रीरंग युद्ध का कारण क्या था कि जो श्रीरंगपट्टनम युद्ध की संधि थी जहां पे उसको 3 करोड़ रुपए देना पड़ा, अपने आधा राज्य देना पड़ा, अपने पुत्रों को वहां पे मतलब सामने बंदी बनते देखना पड़ा, वो देखना पड़ा। और जब वोडेयार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु हुई तो टीपू ने वोडेयार के नाबालिग बेटे को सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। 1796 की बात हो रही है। तो उन्होंने मतलब अब वो जो वोडेयार वंश था वहां के खुद को राजा घोषित कर दिया, खुद को वहां पे बोला कि हम वहां के सुप्रीम हैं। तो अंग्रेजों को ये भी बात लग रही थी कि अभी इनको एक और युद्ध में हमको लगता है सामना करना पड़ेगा। ये अंग्रेजों की सोच थी। खैर, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए फ्रांस, अरब, काबुल और तुर्की की मदद लेने के प्रयास किए। इसी दौरान हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे जैकोबिन क्लब की बात भी देखी। ठीक है, ये है जुलाई में टीपू सुल्तान ने 1796 में क्रांतिकारी फ्रांसीसी सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया और नेपोलियन से एक मित्रवत पत्र प्राप्त किया। ये वो नेपोलियन है, बिल्कुल नेपोलियन बोनापार्ट, उनसे ये मित्रवत पत्र प्राप्त करते हैं और श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब, ये फ्रांसीसी क्लब था, उसकी शुरुआत करते हैं और फ्रांसीसी गणराज्य का झंडा फहरा देते हैं और स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगा देते हैं।
पूरी तरीके से बिगुल बजा चुके थे अंग्रेजों की नींव हिलाने का, नींव हटाने का। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने नेपोलियन की डर से टीपू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लॉर्ड वेलेजली ने टीपू के डर से, नेपोलियन के डर से टीपू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लॉर्ड वेलेजली ने, उनको लगा था यार नेपोलियन फ्रांस का बहुत मजबूत राजा, यहाँ पे युद्ध अगर कर देगा, उसकी सेनाएं आ जाएंगी तो हम हार जाएंगे, पहले ही टीपू के युद्ध खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। फिर 17 अप्रैल 1799 को युद्ध शुरू हुआ, 4 मई को, मतलब हार्डली अगर देखा जाए तो कितने दिन हो गए, ये लगभग 17-18 दिन हुए। श्रीरंगपट्टनम के पतन के साथ समाप्त हुआ। टीपू को पहले अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट और फिर जनरल हैरिस दो बार हराया गया और अंग्रेजों ने एक बार फिर से मराठों निजामों का समर्थन मिला और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। टीपू सुल्तान को मार दिया गया और मैसूर को वोडियार के पूर्व शासक वंश के अधीन रखा गया, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। सहायक संधि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था इन्होंने, वोडियार के जो राजा थे, क्योंकि इन्हीं के मतलब उसको हटा के टीपू सुल्तान यहाँ पे अपनी राजशाही साबित करना चाहता था, खुद का राजा बन गया था वहाँ पे। तो उन्होंने, उनको तो खुशी थी इस बात से और सहायक संधि स्वीकार भी कर लिए थे। सहायक संधि क्या है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अंत में विलियम बेंटिक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डलहौजी ने बाद में कब 1856 में अवध पे अधिकार करने की बात की, जब वहाँ पे बेगम हजरत महल जो उनकी वाइफ थी, वो जो मतलब राजा की जो वहाँ पे बंगाल अवध के नवाब थे, उनकी वाइफ थी, उन्होंने विरोध किया, उसके बावजूद वहाँ पे कर लिया। वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम उसको देखेंगे। ठीक है, सिंध की विजय की बात की जाए तो पृष्ठभूमि क्या थी, आप सिंध के पहले बारे में जान लीजिए। यह क्षेत्र आप पाकिस्तान का जो साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है और भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट है वो सिंध वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट के निकट है और वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित। पूरे इतिहास में सिंध पर हर तरफ से आक्रमण होने का खतरा रहा। जितने भी जो भी हम लोग कहते हैं मंगोली, अरब, मंगोल तो चलो उतने नहीं, लेकिन अरब, टर्क्स जो भी आए, शक, हूण, कुषाण सब जो थे वो उसी रास्ते से आए, तो बहुत खतरा हमेशा से रहा था वहाँ पे। ठीक है, पहली बार 519 या 518 से पूर्व के बीच अश्मीनियन का शासक जो डेरियस था, जिसकी नाम कई बार हम लोग डेरियस स्टेप्स के शासनकाल के दौरान फारसी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, तो वो बात थी। कौन? सिंध मिला लिया गया था फारसी साम्राज्य में। सिंध का अंतिम विलय 1843 में सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में हुआ था और 18वीं शताब्दी में तालपुर के अमीरों के शासन के पहले सिंध पर कलोरा सरदार का शासन था। ठीक है, जब कलोरा सरदार की बात करते हैं तो इसके बाद आता है वहां पे एक और ट्विस्ट क्या आता है? ट्विस्ट आता है यहां पे 1783 में मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में तालपुर में सिंध पे पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया गया और कलोरा राजकुमार को निर्वासन में भेज दिया गया। जो वहां के राजकुमार थे उनको वहां से हटा दिया गया और ये जो मीर फतेह अली खान है, ये अपने लोगों को वहां पर स्थापित कर देते हैं और अफगानिस्तान के दुर्रानी सम्राट ने मीर फतेह अली खान के दावों को मान्यता दी। और मतलब जो दुर्रानी जो साम्राज्य था अफगानिस्तान का था, उसने कहा कि मीर फतेह अली खान आपने यहाँ पे शासन कर लिया, हम आपको मान्यता देते हैं। और इस मान्यता की जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने 4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मीर ने अपने भाइयों को, मीर के भाइयों को जिनको 4 यार कहा जाता था, के साथ देश साझा करने का आदेश दिया। मतलब सिंध पे रूल करने की बात कही। ठीक है, सिंध पे रूल करते हैं, लेकिन आगे क्या होता है? 1800 ईस्वी में जब मीर फतेह अली खान की मृत्यु होगी तो 4 यार ने स्वयं को, मतलब जो बाकी जो भाई थे, ने स्वयं को सिंध का अमीर बताते हुए राज्य को आपस में बांट लिया। मतलब बोले कि हम राज्य के बहुत अमीर व्यक्ति हैं और चारों ने बांट लिया। ये भी नहीं कि हम शासन करेंगे, आधा तुम्हारा, आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नू बेटा। ऐसा झगड़ा कभी ना करना, आपस में मिलजुल कर रहना। जो कविता थी ना वो यहीं से शुरू होती है, लगता है यहाँ पे शुरू करते हैं। बात की जाए उसके बाद की तो ये देख लीजिए सिंध की, यहाँ पे देखें तो ये सिंध यहाँ पे, ये सिख किंगडम में, हम इसकी बात करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, ये बलोच थे, जहाँ पे अभी भी आप कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुनते होंगे बलोचिस्तान के बारे में, इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान के बारे में न्यूज़ में सुनते हैं। तो ये सिंध का साम्राज्य था जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, सिंध के साथ ब्रिटिश संबंध देखा है। जो 1799 में लॉर्ड वेलेजी ने सिंध के साथ व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। वास्तविक उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसियों, टीपू सुल्तान और काबुल के जो सम्राट थे, काबुल के सम्राट जो शाहजहां थे, ठीक है, उनके गठबंधन को प्रतिकार करना था, उनके गठबंधन को नकारात्मक बताना था। यह बताना था कि हम नहीं मानते, इसलिए सिंध के साथ संबंध मजबूत किए। और देखिए जो 4 यार की बात करेंगे, जो अमीर आएंगे वो हमेशा ही ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में आपको दिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अक्टूबर 1800 में अमीर, मतलब जो 4 यार जो अलग अलग बढ़ गए थे, ने ब्रिटिश एजेंट को 10 दिनों के भीतर ही सिंध छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन आगे क्या होता है देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंध और अंग्रेजों की भी संधियां, शाश्वत मित्रता की संधि 1809 में, रूस और फ्रांस के गठबंधन वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए पहली संधि होती है।
अंग्रेजों ने कहा कि तुम भाई हो ईस्ट एरिया में, यूरोप कहाँ पड़ता है, सॉरी तुम हो वेस्ट एरिया में, यूरोप कहाँ पड़ता है, वेस्ट में, वो अगर आएंगे और तुम पे कब्जा कर लेंगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो शाश्वत मित्रता की संधि होती है 1809 में। दोनों पक्ष मतलब अंग्रेज और सिंध फ्रांसीसियों को बाहर करने और एक दूसरे के दरबार में एजेंटों का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हुए। सन 1820 में संधि का नवीनीकरण किया गया सिंध और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, 1832 की संधि, ये देखिएगा ये 1833 के चार्टर के जस्ट पहले की है। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को देख रही है। 1857 में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगी, क्योंकि 1833 तक इकोनॉमिक जो उनके मजबूती थी, सशक्ता थी, वो तो हटी गई थी। 1857 में उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर से भी उनका कब्जा हटा लिया जाता है, छीन लिया जाता है। अंग्रेजी व्यापारियों और यात्रियों के लिए सिंध के माध्यम से मुक्त मार्ग और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सिंध का उपयोग न करके सैन्य उद्देश्यों के लिए कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध में नहीं बसेगा और यात्रियों के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। ऐसी बातें वहां पे की जाती हैं। क्या सिंधु की बात की जाती है, पासपोर्ट की बात की जाती है, और क्या कहा जाता है जो कि लिखा हुआ संधि में क्या होगा कि हम मतलब जिसे कहते हैं कि हम एक दूसरे को एक्नॉलेज करेंगे, आप हमको एक्नॉलेज कीजिए, हम आपको एक्नॉलेज करेंगे संधि के हिसाब से। सिंध किसी भी प्रकार के सैन्य अधिभार या टोल की मांग नहीं की जाएगी। आयात निर्यात कर बहुत अधिक होंगे तो अमीर उनमें परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है, अमीर मतलब जो वही जो 4 अमीर थे अलग हो गए थे, तो मतलब कि कोई टोल नहीं मांगा जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टैक्स होगा तो अमीर देख लेंगे अपने में, लेकिन अंग्रेजों के पैरेलल रहते हुए, उनके अगेंस्ट जाते हुए नहीं। ठीक है, 1838 की त्रिपक्षीय संधि, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को जून 1838 में, रणजीत सिंह अभी हम बात करेंगे जब हम सिखों की बात करेंगे, ठीक है, कि त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया। इस संधि से रणजीत सिंह ने सिंध, ये चुकर चकिया में वही रणजीत सिंह थे बिल्कुल, अमीरों के साथ अपने विवादों में ब्रिटिश मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया और सम्राट शाह शुजा भी अमीरों के धन मिलने पर सिंध पर अपने संप्रभु अधिकारों को छोड़ने पर सहमत हो गया। ठीक है, क्या करने पे? अमीरों से धन मिलने पे। जो शाह शुजा था, जो अपना वहां पे शासन की बात कर रहा था, अमीरों से पैसा मिलता है और शाह शुजा एक बात कहता है क्या कि जब सब, चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो उसके पहले के शाह आलम हो, या उसके पहले के मीर कासिम हो, या शुजाउद्दौला हो, या उससे पहले सिराजुद्दौला हो, या हैदर अली हो, या टीपू सुल्तान हो, ये सब अंग्रेजों द्वारा धूल चटा दिए गए। हम भी चटा दिए जाएंगे, इतने मजबूत तो हम है नहीं, लेट्स कॉल इट अ डे, आइए अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते। तो यहां पे हमको संधि देखने को मिलती है। ठीक है, सिंध ने सहायक संधि को स्वीकार किया 1829 में। जो सहायक संधि थी, कि सहायक संधि क्या थी आगे वीडियो में हम देखेंगे, पर मोटा मोटी ये था कि सहायक संधि में ये कहा जाता था कि भाई अगर तुमको कोई इशू आएगा तो हमारी सेना तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी, तुम अपनी सेना नहीं बनाओगे, हमारी सेना को आप पैसा दोगे, हमारी सेना हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। कुल मिला के आपको कमजोर करने की नींव तैयार की जा रही थी। आपकी सेना रहेगी नहीं, वो लड़ेंगे आपके लिए, कल को खुद ही आप पे हमला करके आपको कमजोर कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे? वही बात। ठीक है, यह सहायक संधि की बात होती है। आगे देखा जाए तो सिंध का विलय, पहला आंग अफगान युद्ध 1839 और 1842 में होता है। सिंध की धरती पर लड़ा गया था। अमीरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अमीर वही बात है जो 4 यार की बात कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने विद्रोह किया, अंग्रेजों ने उनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, क्योंकि आंग्ल अफगान युद्ध अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है, दुर्रानी के बीच में। अमीरों ने कहा यार ये हमको बीच में क्यों ला रहे हैं, हमारे धरती का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने विद्रोह किया, अंग्रेजों ने कहा कि चलो अभी तुमको भी सबक सिखाते हैं। ठीक है, पूरे सिंध ने थोड़े समय के भीतर आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को बंदी बना लिया गया। वही 4 यार बंदी बन जाते हैं और सिंध से भगा दिया जाता है। ठीक है, 1843 में गवर्नर जनरल एलन बोरो के तहत सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया और चार्ल्स नेपियर ने इसका पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। यही होता है जब आप अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं होते हैं और आपको लगता है कि हम किसी को भी सम्मान के लिए दिए गए आश्वासनों के बावजूद अंग्रेजों द्वारा सिंध पर कब्जा कर लिया गया। देखिए, अंग्रेज तो लगातार सबके किया भाई, सबको उन्होंने बोला। बाद में जो मराठों की बात कीजिए, सिखों की बात कीजिए, सब जगह उन्होंने यही काम किया। किसने? अंग्रेजों ने। तो सब जगह से उसका आलोचना हुआ कि पहले तो आपने कहा कि सपोर्ट करेंगे, बाद में आपने उन पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हमने ये नहीं किया, हम तो साम दाम दंड भेद, मतलब सामने तो नहीं लाते थे, वो बैकग्राउंड में चलता था। पहले ही कहते थे भाई हम उनके साथ में थे, उन्होंने हमारा विरोध किया, हमने उनको क्या विरोध किया, उनको हरा दिया। ये अंग्रेज हमेशा कहते थे। खैर, प्रथम अफगान युद्ध ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हार के कारण अपनी खोई प्रतिष्ठा की भरपाई के लिए उन्होंने सिंध पे कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान हमेशा से दुर्जेय रहा, मतलब उसको जीतने में, चाहे अभी अमेरिकियों की बात की जाए, चाहे उस समय ब्रिटिशर्स की बात की जाए, नाक को चने चबाने पड़े थे। तो अब एक तो वो वहां पर युद्ध हार गए थे, दूसरा उसका प्रतिकार कैसे करते हैं, तो सिंध पे कब्जा कर लेते हैं, सिंध को अपने में मिला लेते हैं, और वो जो सिंध है उस पे
हम कब्जा करके अधिकार के तौर पे, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई पुरुष होता है बाहर से हारा हुआ आता है, तो जो कमजोर अपने घर में उसकी महिला होती है उस पे हाथ चला के उस पे अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है। वही चीज यहां पे दिखती है अंग्रेजों के द्वारा, कहां पे? सिंध में। ठीक है, पंजाब का मैं एक समरी में बता देता हूं, चूंकि बहुत डिटेल में आप इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा। पंजाब में होता यह है कि वहां पे जो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे, वहां के राजा थे रणजीत सिंह जो थे, सुकर चकिया मिसल के राजा, वहीं पे वो वहां पे जब पंजाब में अपना आधिपत्य लेते हैं। अच्छा, रणजीत सिंह से आने से पहले जब सिख की बात करता हूं तो वहां पे एक चीज हमको बहुत क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है? कि सिखों के 10वें गुरु, उनके बेटे दीवार में चुनाए जा रहे हैं। जोरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। उसके बाद जो 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 क्या कहते हैं, पंजाब की बात थी, वो एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। वो बार बार वहां के लोगों को उद्वेलित करती थी कि हमें उठ खड़ा होना है। वही चीज ध्यान आती है सुकर चकिया मिसल के रणजीत सिंह को, जो कई बार कोशिश करते हैं अंग्रेजों से युद्ध करने की, जीतते भी हैं हारते भी हैं, लेकिन फाइनली वो जो पंजाब का विलय हो जाता है और जो दिलीप सिंह जो लास्ट राजा थे वो भी वहां पे सरेंडर कर देते हैं। किसके पास? अंग्रेजों के पास में। ठीक है, तो ये हमें एक 3 जो बड़े शासन थे अपार्ट फ्रॉम मैसूर और सिंध, हमें बेसिकली मैसूर पे यहां पे हमारा फोकस था, मैसूर, सिंध और फिर पंजाब में हमें ये सरेंडर की घटना दिखती है। और इसके बाद का जो इतिहास है वो हम सब ने देखा, वो हम तीसरे में भी डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी स्कीम थी। जो इसके बाद का वीडियो रहेगा हम उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी स्कीम थी और कौन कौन सी बातें थी जिसके तहत अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत किया, और अन्य शासन, झांसी की बात तो अन्य जगहों को कैसे अपने कब्जे में किया, ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज जो लेक्चर 2 था चैप्टर 2 का, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो लेक्चर 3 होगा चैप्टर 2 का, और चैप्टर 2 वहां पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। स्टडी आईक्यू से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी आईक्यू में स्पेक्ट्रम के इस कोर्स को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है जल्द आपसे मुलाकात होगी। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, जहां पे ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।